हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है कि फ्लावर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? और क्या आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो पे हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है फ्लावर्स के साथ। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के साथ जुड़े रहते हैं। फ्लावर्स हमेशा से ही हमारी फीलिंग्स को कन्वे करने के सिंबल के तौर पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड ग्रीफ। सो लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो दिस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है इट इज नोन एज सेपल। इस फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट है उसे कहते हैं पेटल और कोरोला। पेटल के अंदर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ग्रुप में प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड स्टेमन्स। स्टेमन्स और एंड्रोस्टियम दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टल। It represents the female gametophyte or gynoecium. Now, let's talk about function of these four whorls. First whorl is sepal. The function of the sepal is to protect the flower during the bud condition. दूसरा जो हमारा whorl है उसका नाम है petal. Petal का function है insects को attract करना ताकि pollination हो सके। वही जो फ्लावर का थर्ड वॉल है उसे हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंथर जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थैलेमस के साथ एंथर को अटैच करता है। वही जो फोर्थ और इनर मोस्ट वॉल है उसका नाम है पिस्टल। पिस्टल के थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा रिसेप्टिकल पार्ट है, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। सेकेंड वन इज स्टाइल। स्टाइल का फंक्शन है ओवरी से स्टिग्मा को अटैच करना। वही जो लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट होता है ओवरी, उसका काम होता है फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करना। तो ये तो थी बात फ्लावर के स्ट्रक्चर की और साथ ही साथ उनके फंक्शंस की। नाउ let's talk about our next topic, pre-fertilization. एक प्लांट में फ्लावर के आने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि उस प्लांट में एक फ्लावर आने वाला है और उसकी पोजीशन भी निर्धारित हो जाती है। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं एक प्लांट में ताकि फ्लोरल प्राइमोर्डियम की डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट हो सके। एक फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम सबसे पहले वो डिफरेंशिएट होते हैं, उसके बाद वो डेवलप होते हैं। सो प्री फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूट करता है फर्टिलाइजेशन के पहले इवेंट्स को। मतलब जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेमन। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो फ्लावर के थैलेमस या पेटल के साथ अटैच्ड होता है। डिफरेंट स्पीसीज में स्टेमन का नंबर और उसकी लेंथ वेरी करती है। अगर हम एक एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करें तो इट इज जनरली बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका। मतलब हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होंगे। दैट इज जो एंथर है वो डाइथीकस है नेचर में। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दो थीकास को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये तो थी एंथर के स्ट्रक्चर की बात। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द टीएस ऑफ एंथर। अगर हम एक एंथर के टीएस की बात करें तो ये काफी डिस्टिंक्ट होता है। एक एंथर 4 साइडेड स्ट्रक्चर यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होता है और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करता है, कंसिस्ट करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स पे लोकेटेड होते हैं। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होते हैं और पोलन सैक्स बन जाते हैं। पोलन सैक्स पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
that was all about stamen. Now let's talk about microsporangium and its structure. फर्स्ट सेक्शन में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सर्कुलर अपीयर होता है। बेसिकली एक माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 लेयर्स कवर करती है, सराउंड करती है। आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर और इनर मोस्ट है टेप्टम। अब बात करते हैं इन चारों लेयर्स के फंक्शन की। जो सबसे बाहर वाली लेयर आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम एंथर की डिहाइसेंस में हेल्प करती है। डिहाइसेंस वो स्टेज होती है जब एंथर मैच्योर होकर पॉलन को रिलीज करने वाला होता है। इसके अंदर वाली लेयर मिडल लेयर के सेल्स डीजेनरेट होते हैं ताकि MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट मिल सके। और सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है टेप्टम। टेप्टम बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। टेप्टम स्पोरोपोलिन नाम के एंजाइम को रिलीज करती है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है। इसके अलावा ये केलेज एंजाइम को भी रिलीज करती है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर हम टेप्टम की बात करें तो इसका काफ़ी डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है क्योंकि टेप्टम के सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इसके अलावा टेप्टम का प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और इसके एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर यंग होता है तो एक कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल जिनका नाम स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब जैसे जैसे एंथर डेवलप होना स्टार्ट करता है वैसे वैसे जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन्स होती है और वो फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को। स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है। The process of formation of microspores from a pollen mother cell or microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू मियोसिस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जिन माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो यूजुअली एक टेट्राइड की फॉर्म में 4 सेल के क्लस्टर की फॉर्म में जो है अरेंज होते हैं। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है तो जो माइक्रोस्पोर्स है वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों के हिसाब से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है और ये डिहाइसेंस के टाइम में रिलीज होते हैं। Here is a flow chart so that you can easily remember the process of microsporogenesis. So that was all about microsporogenesis. अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।